चलिए करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए बंगाल विभाजन की बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है, ये बिल्कुल सही है। उस समय बंगाल कई बार पेपर में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय में वैसरॉय कौन था, तो वो कौन था, कर्जन था। साल्ट सत्याग्रह की बात करें तो साल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह भी कब हुआ था, तो 1930 में ही हुआ था। वेवल प्लान की बात करें तो वेवल प्लान है 1944 में नहीं, जबकि 1942 में हुआ था वेवल प्लान। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पेपर में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट भी 1932 ईस्वी में हुआ था। अगर लगे हाथ अगर आप ये जानना चाहें तो 1931 में क्या हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी गांधी इरविन पैक्ट 1931। और पूना पैक्ट की बात करें तो 1932 बात हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक किसके रूप में किसे वर्णित किया गया है। कहने का मतलब कि किसने ये कहा है कि पोस्ट डेटेड चेक, तो पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था किसको, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्योंकि उस समय आप सभी जानते हैं क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 ईस्वी में। और आप सभी जानते हैं कि उस समय 1939 से लेकर 1945 तक में द्वितीय विश्व वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे, जिसमें कि जो ब्रिटेन भी विश्व युद्ध में लड़ रहा था। तो उस स्थिति में भारत ये कह रहे थे कि हमें आज़ाद कर दो, हमें संविधान बनाना है, हमें संविधान बना के दे दो। तो उस स्थिति में जो ब्रिटेन के सरकार थे, ब्रिटेन ने भारत को ये प्रस्ताव रखा, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव रखा कि अभी आप ये करो कि हमारे विश्व युद्ध में आप साथ दो, और जब हम विश्व युद्ध यानी खत्म हो जाएगा तब हम आपको संविधान बना के दे देंगे। तो महात्मा गांधी कहते हैं ये थोड़ी होती है, क्योंकि विश्व युद्ध आप जीत जाओगे फिर हमें आज़ाद नहीं करोगे। इसीलिए इसी बात को लेकर के, यानी इसी प्रस्ताव को लेकर के महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक बोला था। दोस्तों देखिए यहाँ आप ये देख सकते हैं बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा था, बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा था। और इसके अलावा देखिए बीपीएससी नहीं, 44th बीपीएससी प्री में पूछा था 2000 में। आप कितना इंपॉर्टेंट है ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो अंतरिम सरकार थे, तो अंतरिम सरकार में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये प्रांतीय दल के ये नेता थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, इसे चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते हैं। और अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो भारत के पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे। और इसके अलावा भारत के एक कम उम्र में, यानी कि सबसे कम उम्र में सबसे कांग्रेस का अध्यक्ष संभालने वाला कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे। और यही ही सबसे ज़्यादा बार लंबे समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यहाँ से आपको कोई भी आप एग्जाम देंगे, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सौर मंडल का सबसे चमकदार जो ग्रह है, यानी कि शाइनिंग प्लैनेट है, वो कौन सा है, शुक्र है। पेपर में यहाँ पे कई बार ये पूछा जाता है कि शुक्र ग्रह कितने नंबर का ग्रह है। तो आप सभी जानते हैं ये क्या है हमारा, ये है सूरज, ये है सूरज, ये है सूरज। सूरज के बाद कौन सा है, तो बुध है, बुध है, सूरज के बाद बुध है। बुध के बाद अगर बात करें तो ये शुक्र है, सूरज उसके बाद शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी है, शुक्र के बाद पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बाद क्या है, तो मंगल है, पृथ्वी के बाद मंगल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसके बाद ये वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद उसके बाद क्या है, तो बृहस्पति के बाद शनि है, फिर अरुण है, उसके बाद वरुण है। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे दूसरा ग्रह है। और कुछ आप यहाँ से समझ सकते हैं, शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा और शाम के भी तारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के भी नाम को जाना जाता है। किसको, शुक्र ग्रह को। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जो कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये आकार और बनावट की दृष्टिकोण से ये पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, इसलिए इसकी पृथ्वी की भीगनी या फिर पृथ्वी की मासी भी इसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पृथ्वी का, तो पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसपे मानव संभव है। और इसके अलावा किसी भी ग्रह पर मानव जीवन नहीं रहता है।
पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा कितना है, 71% भाग जो है सिर्फ पानी है, यानी 71% भाग पर क्या है, पानी है। बाकी 29% भाग पर क्या है, स्थल है, या फिर ये कह सकते हैं स्थल है, यानी कि सरफेस है। नेपच्यून की बात करें तो ये सबसे बाह्य ग्रह है, इसको बाह्य या फिर हम ये कह सकते हैं दूर का ग्रह, बाह्य ग्रह या फिर सबसे दूरी वाला ग्रह है, कौन सी, नेपच्यून है। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस और वीनस को शुक्र कहते हैं। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि एंटी क्लॉक, मतलब कि सभी के सभी है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि इस तरह से घूमते हैं, सभी के सभी ग्रह कैसे घूमते हैं, इस तरीके से सूरज का चक्कर काटते हैं। लेकिन यूरेनस और वीनस एक ऐसा ग्रह है जो कि उल्टी नहीं घूमती, बल्कि ये क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि घड़ी की इस दिशा की सुई में घुसा है, जिसके कारण कि यूरेनस और वीनस ये दोनों ग्रह पे जो दिन होता है, यानी कि जो सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज पूरब में नहीं उगकर ये पश्चिम में उगता है। बाकी सारे ग्रह पे सूरज कहाँ उगता है, पूरब में। लेकिन यूरेनस और वीनस में सूरज पूरब में नहीं उगता है, पश्चिम में उगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पेपर में कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जो कि सूरज पूरब में नहीं उगता है, तो वो हो जाएगा कौन सा, यूरेनस और वीनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घड़ी के क्लॉकवाइज में घूमता है, बाकी सारे जितने भी प्लैनेट है उसको एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो यहाँ पे हमारा सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो गया सूरज हो गया। सूरज के सबसे नजदीक में कौन सा है, मरकरी है, जिसे हम कहते हैं बुध है। अब बुध के बाद कौन सा हो जाएगा, वीनस है, वीनस जिसको हम शुक्र कहते हैं। शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी है, उसके पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल है। अब मंगल के बाद यहाँ पे क्या है, जुपिटर है, जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहते हैं। और इसके अलावा बृहस्पति के बाद क्या है, सैटर्न है, सैटर्न के बाद क्या है, यूरेनस है, और यूरेनस के बाद क्या है, नेपच्यून है। तो सबसे बाह्य ग्रह नेपच्यून हो गया, और सबसे सूरज से नजदीक में कौन सा हो गया, बुध हो गया। पेपर में यहाँ से कई बार ये पूछा जाता है कि सूरज से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। ठीक है, और सबसे दूर ग्रह की बात करें तो नेपच्यून ग्रह। और जो घड़ी की मतलब कि उल्टी दिशा में सारे के ऐसे ऐसे जितने भी प्लैनेट है सूरज के ऐसे ऐसे चक्कर काटता है, ऐसे ऐसे चक्कर काटता है, ऐसे ऐसे चक्कर काटता है। लेकिन वीनस और यूरेनस को छोड़कर, वीनस और यूरेनस ऐसे ऐसे चक्कर काटता है, यानी कि ऐसे चक्कर काटता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे चार ग्रह ऐसे हैं, कितने, चार प्लैनेट। यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये कि 4 प्लैनेट्स, देयर आर 4 प्लैनेट जिसमें कि रिंग है, यानी कि इसको छल्ले कहते हैं, वलय है, क्या है, वलय है। वलय का मतलब होता है जिसके चारों तरफ ऐसे धूल मिट करके के छल्ले हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पे सैटर्न पर है, सैटर्न पे ज्यादा है, इसके अलावा जुपिटर पे भी है, और यहाँ पे यूरेनस पे भी है, और नेपच्यून के है। बाह्य कक्ष में जितने भी चार प्लैनेट हैं उन सभी के ऊपर क्या है, वलय पाया जाता है, यानी कि रिंग पाया जाता है, छल्ले पाए जाते हैं। पेपर में यहाँ से इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ जो भी आपको मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे के सारे बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, और सिर्फ बीपीएससी में, बाकी हर किसी एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न भी यहाँ पे बिहार के सीडीपीओ में प्राथमिक 2005 में इस परीक्षा में पूछा गया था, और सिर्फ यही नहीं, कोई भी आप सेट मार के देखिएगा, सेट करिएगा तो यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप आई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया आई एग्जाम अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। देखिए जब ये दक्षिण अमेरिका से सबसे पहले भारत में कब लौटे थे, तो ये 9 जनवरी को लौटे थे। कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और उसके बाद लौटने के बाद, इससे पहले भी लौटे थे, जिसमें कि वाइफ वगैरह को ये लेके गए थे सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में। ये इनके जो वाइफ है 1993 में, 1915 में तो ये ले गए थे, 1893 ईस्वी में ये लेके गए थे अपने वाइफ वगैरह को, कहाँ, साउथ अफ्रीका। देखिए जब ये महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है गोपाल कृष्ण खोगले। तो ये गोपाल कृष्ण खोगले जो तो महात्मा गांधी के ये पॉलिटिकल लीडर थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी को ये बोला कि सबसे पहले आप क्या करें, पूरे भारत का दौरा करें, देखें कि कहाँ पर क्या समस्या है। तो यानी कि 1916 यानी कि पूरे एक साल, 1916 यानी कि एक साल तक इन्होंने पूरे भारत का क्या किया, दौरा किया। दौरा करने के बाद यहीं पर यहाँ पे कानपुर में एक अधिवेशन हो रहा था 1916 में ही यहाँ पे, जिसमें कि महात्मा गांधी गए थे, और यहीं पर राजकुमार शुक्ल मिले थे, जो कि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। और इसके बाद यहीं से ये महात्मा गांधी कहाँ आए, चंपारण, और वहीं से चंपारण का सत्याग्रह किया, जिसके कारण चंपारण का सत्याग्रह के कारण महात्मा गांधी को पूरा क्या मिला, प्रसिद्धि मिला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा और भी ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो यहाँ पे डेट पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। दांडी यात्रा की बात करें तो ये देखिए दांडी यात्रा 12 मार्च, कब, 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चला था। ठीक है, दांडी यात्रा का यहाँ पे 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से दांडी तक जाकर के इन्होंने यात्रा किया था।
अगर यहाँ पे देखिए बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो जो बारदोली का सत्याग्रह था ये 1928 में बारदोली का सत्याग्रह था। और इसी बारदोली की सत्याग्रह, अब बारदोली जगह है कहाँ पे है तो याद रखिएगा ये कहाँ है, गुजरात में है। बारदोली कहाँ है तो ये गुजरात में है। और बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है, पहले सर वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाना जाता था, और बारदोली की सत्याग्रह में महिलाओं ने जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए ये कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो उस समय आप सभी जानते हैं जब ये 9 अगस्त, कब ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हो गया था। तो 9 अगस्त के पहले, यानी कि 9 अगस्त के पहले क्या हुआ था कि वहाँ पे जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया था। कहाँ पर, मुंबई में मीटिंग बनाया था और वहीं पे प्रस्ताव पास किया कि भारत छोड़ो आंदोलन किया जाए। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, सभी को 0 आवर के तहत सभी को क्या किया, कैद कर दिया, यानी कि जेल कर लिया। तो जेल कर लिया तो इस भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व कौन करेगा, तो नेतृत्व करने वाला कोई रहा ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि लोग फिर यहाँ पे एक व्यक्ति होता था पीटी उषा, उसका नाम था उषा मेहता। क्या था, उषा मेहता। इन्होंने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया जिससे कि ये अपने घर से या फिर मतलब कि छुप छुप कर ये रेडियो से प्रसारण करते थे लोगों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उषा मेहता हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट की बात करें तो ये आईएनसी, यानी कि आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये पहली महिला अध्यक्ष बने थे। एनी बेसेंट भारतीय नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस का। कब, तो 1917 में। कब, 1917 में। कहाँ पर, तो ये कलकत्ता में। 1917 में अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, और वहीं पर भारत ये पहली महिला एनी बेसेंट बनी थी किसकी, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलिए अगर हम बात करें सुचेता कृपलानी की, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो ये सुचेता कृपलानी हो जाएगा। और अगर हम भारत की पहले राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। और सरोजिनी नायडू ही 1954 में भारत की पहली 1925 में भारत की पहली महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक प्रश्न में आपको कितने सारे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और आपको यहाँ से बहुत भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आर्कटिक क्षेत्र एवं अंटार्कटिक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आर्टिक। क्या लिखा है, आर्टिक, और ये लिखा है अंटार्कटिक। महाद्वीप किसके निकट स्थित है। सबसे पहले हम ये बना लेते हैं अर्थ। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे हमने देख लिया, क्या बना लिया, अर्थ। जैसे आप अर्थ बनाए तो ये ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाला भाग को कहते हैं साउथ। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो इसको ऊपर वाला को कहते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक। आर्कटिक इसको बोलते हैं आर्कटिक। और अगर नीचे वाला भाग की बात करें तो ये होता है अंटार्कटिक। क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यानी कि नीचे ये साउथ में यानी कि दक्षिण में अंटार्कटिका है, नॉर्थ यानी कि उत्तर में क्या है, आर्कटिक है। तो आप यहाँ पे देखिए तो निकट है, कहाँ पे, अमेजन बेसिन में है, सहारा रेगिस्तान में है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर है। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी, तो उत्तरी पे क्या है, आर्कटिक है उत्तरी में। दक्षिणी में क्या है, अंटार्कटिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा अगर आप चाहते हैं इस तरीके से रोज सेशन लेकर आए तो। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। आप सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन क्या था, तो इससे पहले निर्णय लिया होगा। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसका ये बजट तैयार करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, उसके बाद हम कोई काम को अंजाम देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा जब हुआ था तो इसका सबसे पहले निर्णय कब लिया गया था, यानी कि प्रारंभ कब किया गया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं सविनय अवज्ञा हुआ था कब। तो सविनय अवज्ञा की बात करें तो सविनय अवज्ञा हुआ था 1930 में। जब ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो साफ जाहिर है कि इससे पहले क्या हुआ होगा, आंदोलन की प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया होगा। तो इससे पहले की बात करें तो ये इससे पहले 1930 से पहले क्या था, 1929। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाहौर का अधिवेशन। एक बात और ध्यान रखिएगा, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था यहीं पर सबसे पहले स्वराज की स्थापना किया गया था और स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। इसके अलावा यहीं पर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया था और स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहीं पे डिसीजन लिया गया था। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम 26 जनवरी को मनाएंगे। 26 जनवरी को हम मनाएंगे क्या, स्वतंत्रता दिवस। यही लाहौर के अधिवेशन में डिसीजन लिया गया था। ठीक है, दिसंबर में डिसीजन लिया गया था और 26 जनवरी को 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया गया था जनवरी को।
चलिए, तो यहाँ पे पेपर में क्या पूछा जाता है कि लाहौर का जो अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो हो जाएगा पंडित, कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, जेएल नेहरू। इन्होंने किया था क्या? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, 1929 में। अगर यही तो ऑप्शन हमारा कौन जाएगा? लाहौर का अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने अगर आपने पिछले वाले क्लास का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने वहाँ पे आपको ये कराया था कि 1931 ईस्वी में क्या किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था 1931 ईस्वी में। उसी को बाद में उसका नाम चेंज करके एक नया पार्टी का भी गठन किया गया था, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। कौन किया था? तो वहाँ पे सबसे मैंने जैसे बताया था, कौन किया था? जेपी नारायण किया था। तो जेपी नारायण, यहाँ पे भी जेपी नारायण है, लेकिन जेपी नारायण मतलब कि जयप्रकाश नारायण, जेपी मीन्स जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, इनके दोनों के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। कब किया था? 1934 में। अभी देखिए हाल में इस प्रश्न को यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन भी चलाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ में, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। अगर हम प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करें तो विनोबा भावे पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और अगर दूसरे की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे सत्याग्रही प्रथम। अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? देखिए आपने सुंडा खाई के नाम से पहले आपने ये सुना होगा मरियाना ट्रंच, जिसे मरियाना गर्त के नाम से। तो आप सभी जानते हैं मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में एक ऐसा गर्त है जहां पर करीब करीब 11,022 मीटर सबसे गहरा है, यानी कि धरती पर सबसे गहरा पॉइंट किसको बोलते हैं? मरियाना ट्रंच को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है? तो जो सुंडा खाई स्थित है वो हो जाएगा हमारा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सुंडा खाई स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे कितने हैं महासागर कितने हैं? तो आप इस तरीके से याद करते हैं, पैसा, PAISA, पैसा। कितने हैं? 3 2 5 हैं। पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और उसके बाद सौदर्न है, और ये आर्कटिक ओशियन है। ये कितने हैं? 5 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशियन से प्रशांत महासागर कहते हैं। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो यह सबसे व्यस्तम महासागर है, अटलांटिक महासागर। पेपर में यह पूछा जाता है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। और इसके अलावा व्यापारिक की दृष्टि से भी इसे सबसे व्यस्त अटलांटिक महासागर को बोला जाता है, क्योंकि इसका वहाँ से जो अटलांटिक महासागर है वहीं से एक रास्ता गुजरता है जो कि पूरा विश्व के यहीं से आवागमन होता है, इसलिए अटलांटिक महासागर को सबसे व्यस्त महासागर बोला जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस मैप के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपना यहाँ पे भारत है, और ये सुंडा ट्रंच को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये क्या सुंडा ट्रंच को ही क्या बोलते हैं? जावा ट्रंच। सुंडा ट्रंच और जावा ट्रंच एक ही का नाम है। तो आप यहाँ ध्यान सकते हैं, ये हमारा कौन सा है? एशिया है, और एशिया में हमारा यहाँ पे भारत है, और ये वाला हमारा ये पूरा ये इंडियन ओशियन है, और यहाँ से ये वाला है अटलांटिक ओशियन। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में ये कई बार पूछ दिया जाता है कि ऐसे ओशियन का नाम बताइए जो एस आकार का है। तो देखिए ये वाला जो ओशियन है वो किस आकार का है? तो एस आकार का है। तो अटलांटिक ओशियन भी हमारा किस आकार का है? एस आकार का है। ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये है अफ्रीका, ये है अफ्रीका। अफ्रीका की याद रखिएगा, यहाँ से एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ बीच में यहाँ से गुजरता है कौन सी? यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, यहाँ से ये भूमध्य रेखा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहीं पे याद रखिएगा अफ्रीका के बारे में। ये अफ्रीका की जो बीचों बीच में लाइन ये गुजर रही है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा या विषुव, और इसके ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कहते हैं कर्क रेखा, जो कि यहीं से भारत से होकर गुजरती है। नीचे वाला पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि ये कर्क रेखा है। ठीक है, मकर रेखा, ये वाला ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये भूमध्य रेखा है। तो पेपर में यहाँ से ये पूछा जाता है कि एक ऐसे महाद्वीप का नाम बताइए जो कि तीनों ही रेखाएं यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, तो हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। चौरी चौरा कांड, देखिए चौरी चौरा यहाँ पे 1920 दिया है, तो चौरी चौरा 1920 तो है ही नहीं, तो 1920 नहीं है, चौरी चौरा तो कौन सा है? 1922 है। चौरी चौरा कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था।
ठीक है। अगर आपसे डेट पूछ ले तो डेट की बात करें तो 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो यानी कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही है। गांधी जी की दांडी यात्रा की बात करें तो 1930 में, अभी मैंने आपको बताया ये वाला सही है। गांधी इरविन समझौता 1931, ये भी सही है। पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट 1931 नहीं है, क्या है? 1932, जो अभी हमने जाना है। तो यहाँ पे 2 गलत है, एक ये और यहाँ डी, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखिए अभी बीपीएससी ने इसी प्रश्न को पूछा है, बीपीएससी ऑडिटर में प्री में 2021 में इसको पूछा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो देखिए अभी मैंने शुरू में आपको यहाँ पे बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मैंने बताया आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और आंदोलन होने से पहले, भारत छोड़ो आंदोलन होने से पहले एक मीटिंग, यानी कि एक सेशन नहीं हुआ था, एक मीटिंग बुलाया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। और वहीं पर प्रस्ताव रखा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कराया जाए, यानी कि अंग्रेजों को ये बोला जाए कि भारत छोड़ो अंग्रेजों। तो कहाँ हो जाएगा? आंसर मुंबई में हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, जो स्वेज नहर है तो किससे जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में इसी नहर के किनारे यहीं पर क्या है, अभी जो ये गाजा पट्टी और ये जो अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो यहीं पर है, इसलिए फेमस हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा अगर आप चाहते हैं इस तरीके से रेगुलर सेशन देखना। अगला यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से किसे बोलते हैं? तो खान अब्दुल गफार खां, ठीक है। अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और ये भारत रत्न यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक भी खान अब्दुल गफार खां है, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इन्होंने लाल कुर्ती के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाल कुर्ती एक इन्होंने संगठन बताया था जिसकी लाल ड्रेस हुआ करता था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लाल कुर्ती डाल, इसको अब्दुल गफार खां। आप सभी जानते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिस तरह से हमारे भारत में ये महात्मा गांधी का मित्र हुआ करते थे, और बाद में ये उन्होंने अपना मुस्लिम का लीडर बन गए, और जिसके कारण ये अभी उनको पाकिस्तान के पिता के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? साइमन कमीशन बहिष्कार करने से पहले आप ये जान लेते हैं कि आखिर साइमन कमीशन बना कब था। तो आप जानते हैं सभी कि साइमन कमीशन का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो स्थापना हुआ था ये 1927 में। साइमन कमीशन कब बना? तो 1927 में बना। लेकिन भारत कब आया? अगर आपसे ये पूछ ले तो भारत साइमन कमीशन कब आया? तो 1928 में भारत आया। अब यहाँ पेपर में आता है कि आखिर ये साइमन कमीशन बनाए हैं क्यों था? तो देखिए, अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत को क्या करें, आज़ाद करें, और भारत को बिल्कुल ये चाहते थे कि भारत के ऊपर हम शासन करें और भारत के ऊपर हम पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखें। और इसी के कारण से, लेकिन भारत में क्या था, बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो जिसके कारण से भारत में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो अंग्रेजों को समझ में आ गया है, अगर इसके ऊपर राजनीति करना है, अगर इसके ऊपर हमें मतलब कि लंबे समय तक अगर शासन करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन बना दिया, और उन्होंने ये बताया कि साइमन कमीशन हमने आपकी भलाई के लिए, यानी कि भारत की भलाई के लिए हमने बनाया है, ताकि हम ये सर्वे करेंगे इंडिया को, यानी कि भारत में देखेंगे कहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है और किस तरीके से क्या चीज़ किया जाए, यानी कि भारत को, लोगों को किस तरीके की क्या जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए साइमन कमीशन को बनाया था। लेकिन जिस व्यक्ति की जरूरत के लिए साइमन कमीशन को बनाया था, वहीं के, यानी कि भारत के लिए उन्होंने साइमन कमीशन को बनाया था, लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। तो उन्हें क्या पता चलेगा कि भारत के लोगों को क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, जिसके कारण से लाला लाजपत राय ने और बाकी अन्य नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे आंसर बताइए कि कौन सा होगा। क्या कोई इसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं को सुलझाने का नहीं था? नहीं था का मतलब नहीं, तो वहाँ तो पूरा कि क्या था, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंदू मुसलमानों से फूट ये भी नहीं था, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें से भारतीयों का प्रतिनिधित्व कोई नहीं था। जब भी अभी मैंने आपको बताया इसमें सभी की सभी क्या थे, अंग्रेज थे, लेकिन भारत का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, जिसके के कारण क्या हुआ, यहाँ से लोगों ने साइमन कमीशन को गो बैक किनारे ले गए और साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इसको कहाँ पे पूछा, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री में इसको परीक्षा को 2016 में यहाँ से पूछा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
सबसे पहले ये बताइए कि भारत का जो संशोधन होता है यानी कि ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आप सभी जानते हैं जो भारत का संविधान संशोधन होता है आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 368। कौन सा आर्टिकल है? 368। आर्टिकल 368 के तहत भारत का संविधान में संशोधन किया जाता है। पेपर में ये पूछा जाता है कि ये आर्टिकल संविधान संशोधन जो का आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है ये कहाँ से लिया गया है? तो जो संविधान संशोधन का ये है आर्टिकल है ये अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका, अमेरिका नहीं है, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। आर्टिकल पूछे तो 368 है और संविधान संशोधन का पूछे कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है सिर्फ और सिर्फ संसद में ही लाया जा सकता है। इसके अलावा कहीं पे भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ? संसद में है। और संसद की बात करें तो संसद में यहाँ पे 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। ये इन तीनों मिलकर यानी कि ये तीनों मिलकर ही संसद बनाते हैं। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर संसद बनता है। आई होप आप समझ गए। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये वाला प्रश्न कहाँ पूछा था? तो बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में इस प्रश्न को पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा ये कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1919 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1919 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया ही नहीं था, बल्कि 1919 में 1920 में नहीं 1919 में महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे तो करेक्ट सही नहीं है, तो सही यही नहीं है। बाकी अगला और देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन के हाथ खींच लिया गया था। तो चौरी चौरा देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। जबकि 1922 में क्या हुआ था? 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को 1922 में उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला में एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी। वहीं पे क्या हुआ था? पुलिस वालों के ऊपर यानी कि पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था और जिसके कारण कई सारे लोग यानी कि कई सारे पुलिस वाले भी जल गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इसी से आहत होकर के असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापिस कर लिया गया। तो ये वाला तो बात सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। जी हाँ, महात्मा गांधी आप जैसे मैं अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी 9 जनवरी कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके अलावा ये कहाँ से मिले? तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। और इन्होंने ये बोला कि अगर आपको भारत की समस्याओं को देखना है तो सबसे पहले भारत के लोगों यानी कि भारत का दौरा करो, जिससे आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या समस्या है। जब वो दौरा कर रहे थे तो उसी समय 1916 ईस्वी में BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था और वहीं पर इन्होंने सबसे पहले अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। कब? 1916 ईस्वी में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये पहला ही हो जाएगा, क्योंकि पहला 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया था। दोस्तों अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने देखिए जब वो भारत आज़ादी मिला था, भारत को आज़ादी कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय पेपर में ये पूछा जाता है कि जब यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वहाँ पे जो था वो क्लाइमेट एटली था या क्लेमेट एटली था। ठीक है, भारत ने ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करता प्रधानमंत्री एटली यानी कि क्लीमेंट एटली, उन्होंने बोला था कि ये कि भैया ऐसा है कि भारत है ना, तुमको कुछ भी हो जाए हम जून 1948 तक हम भारत को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। हम आपको सब राजपाट सौंप देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है भारत से। लेकिन वस्तुतः ऐसा हुआ कि अगस्त में ही भारत को उन्होंने आज़ाद कर दिया गया। इसके अलावा याद रखिएगा प्रधानमंत्री इटली ने ये घोषणा किया था कि जो भारत का पड़ोसी श्रीलंका है नीचे में यानी कि दक्षिण में नॉर्थ साउथ में जो श्रीलंका है, श्रीलंका को भी जून 1948 में क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया गया। तो यहाँ पे कई बार ये तो दोनों को यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे यानी कि क्लाइमेट एटली, उन्होंने ये घोषणा किया कुछ भी हो जाए जून 1948 में भारत को भी कर देंगे और श्रीलंका को भी कर देंगे। लेकिन भारत को सबसे पहले यानी कि अगस्त 1947 में ही आज़ाद कर दिया गया और जो श्रीलंका है उसको 1948 में किया। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पेपर में बन जाता है। और बीपीएससी ने अभी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती फीमेल का हुआ था वहाँ पे यही पूछा था क्या कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? तो आंसर क्या हो जाता है श्रीलंका वाला? 1948। ठीक है, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? देखिए, भारत जो वहाँ पे जो ब्रिटेन से है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने भारत में 3 सदस्य एक कैबिनेट मिशन भेजा। कब भेजा? यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन सकता है, कब भेजा? तो 1946 में। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन को भारत में 1946 में भेजा, लेकिन अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन को भारत में कब भेजा? तो 1942 में। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आता है और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 3 लोगों को ब्रिटेन वाले ने ब्रिटिश भेजे, जो कि ब्रिटेन के टॉप कमांडर और बाकी सारे सचिव वगैरह हुआ करते थे वहाँ का, उनको उन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन। क्या बोला कि जाओ तुम भारत का सर्वे करो, देखो क्या उनको किस तरीके से संविधान सभा यानी कि संविधान सभा बनाना चाहिए और कैसे किस तरीके से अध्ययन करने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को भारत में भेजा। तो वही पूछा कि किस किस को भेजा था और किसको नहीं भेजा था। तो देखिए, 3 लोगों को भेजा था। किसको? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा था। तो यहाँ पे एक तो इसको भेजा था, एवी अलेक्जेंडर इसको भी भेजा था और लॉर्ड पेर्थिंग लॉरेंस इसको भेजा था। यानी इन 3 लोगों को भेजा था। पेपर में कह रहे थे कौन नहीं भेजा, यानी किसे नहीं भेजा या कौन सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे ये रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये चारों के ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए कितनी बार पूछा है, 67वें में, 63वें में, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री में, इसके अलावा सीजल में भी इसको कई बार पूछा है, रेलवे में भी पूछा है, बैंक में भी एक प्रश्न पूछा है और एक IARI का भी एक पेपर हुआ था असिस्टेंट को, वहां का भी इस प्रश्न को पूछा था। इसलिए प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत बढ़िया और जेन्युइन कंटेंट है आपके लिए। और अगर आप इसी तरह से अगर आप सेशन को रोज देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करने का। अगर आप मोटिवेट करेंगे और अगर आप शेयर करेंगे तो हमें मालूम चलेगा और इसके बाद में आपको रेगुलर इस तरीके से मैं आपको कराता रहा हूँ। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है? देखिए, डोगरी भाषा की बात करें तो यहाँ पे देखिए, डोगरी भाषा की बात करें तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात यहाँ पे जब आता है तो जम्मू और कश्मीर सबसे पहले क्या होता था, हुआ करता था कब? 31 अक्टूबर। देखिए 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019, अगर हम बात करें 31 अक्टूबर कब की, 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। लेकिन धारा 370 में संशोधन करते हुए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया और यहीं का जो भाषा है कौन सी है? डोगरी है, यहाँ पर बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है? तो सबसे पहले यहाँ पे तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। पहला प्रश्न तो यहाँ पे 1 नंबर आपका ये पक्का हो गया। दूसरा, 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो ये 1992 एक्ट के तहत इसको पारित हुआ। कब? 1992 अधिनियम। अच्छा, लागू कब हुआ? तो ये 24 अप्रैल को लागू हुआ। कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल कब? 1993 ईस्वी में। पंचायती राज सबसे पहले 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू किया। यही कारण है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कितना उम्र होना चाहिए? तो कम से कम 21 साल होना चाहिए। और अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग आपका जो राइट है वहाँ पे वोटिंग के लिए है 18 वर्ष है। और अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए, लेकिन आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो वहाँ पे 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, जिसमें कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, प्रत्येक एवरी 2 साल में। तो दोस्तों ये कुल मिला के ये कुल प्रश्न थे। अगर आप चाहते हैं कि रोज इसी तरीके से इंपॉर्टेंट और पूरे एकदम सभी प्रश्नों का एकदम निचोड़ और एकदम पोस्टमार्टम कर दिया जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। और आप अगर जितना शेयर करेंगे और आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जरूर मैं रोज आपके लिए एक नहीं 2 वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा और इस तरीके से आपका यहाँ से जरूर क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा देखिएगा आपको जरूर यहाँ से फायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।